इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 संघवाद भाग 3। तो चलिए जानते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू कर देते हैं। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। संविधान जरूरी है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। संविधान से ही पूरा देश नहीं चलता। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। केवल संविधान की वजह से ये सब नहीं होता है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय जाता है, संघीय व्यवस्था का मुख्य मतलब सबसे ज्यादा श्रेय जाता है किसी को तो लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। मतलब यहाँ पर लोकतंत्र राजनीति का जो चरित्र है उसको पूरा स्वतंत्रता देना पड़ेगा, उसको इम्पोर्टेंस, उसको महत्व देना पड़ेगा। इससे संघ की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। अब देखो यही तो चीज है। संविधान तो है, संविधान को हम अच्छा चरित्र दिए हैं, लोकतंत्र को अच्छा चरित्र दिए हैं, अनुशासन लगाए हैं, तभी तो हम संघवाद के माध्यम से आगे चले। जैसे में संघवाद की भावना, संघवाद साथ चलने के अपनी भावनाएं होती है, उसको विविधता का आदर करना, हर तरह के कानूनों का आदर करना, संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श कि भैया हम साथ रहने के लिए तैयार हैं, बस जैसा आपका हो वैसा ठीक है। कुछ कानून यहाँ पर भी है, उनको प्रावधान कर दिया जाए। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। मतलब चलिए जानते हैं ये सारा काम किस तरह हो पाया है, कैसे ये सब हुआ है, जिसके बारे में मालूम चलेगा। भाषाई राज्य के बारे में, राज्य के अनुसार कैसा भाषा होता है। सबसे पहले भैया ये भारत का नक्शा देख लो। भारत का नक्शा सन 1945 का ये नक्शा है, ठीक है। इसको बोलते हैं अफगानिस्तान। ड्रॉ कर दूं, अफगानिस्तान पाकिस्तान ये दोनों अलग हो गया। इधर बांग्लादेश हो गया जिसको ढाका बोलते हैं, ढाका वाला क्षेत्र बांग्लादेश में जाता है। तो ये सब यहाँ पर हुआ था। प्रेसिडेंसी देखो कितना, कश्मीर, पंजाब, नेपाल ये भी अलग देश हो गया। युक्त जिसको लखनऊ बोलते हैं, इसको प्रांत भी बोलते थे। भारत पूरे इस एरिया का नाम हो गया। ओडिशा, मध्य प्रदेश प्रांत, हैदराबाद, बम्बई मध्य, जिसको मध्य प्रदेश के नाम से सब कोई जानता है। तो पहले ही सबका बॉर्डर ऐसा था, लेकिन बाद में जब बदला गया तो सबका क्षेत्र अलग अलग इसमें डाल दिया गया, सबका क्षेत्र अलग। देखो हैदराबाद का इधर है, अब हैदराबाद इतना दूर में ही समेट कर रह गया है। उसमें तेलंगाना यहाँ से कट गया है, अब हैदराबाद यहाँ से जाकर यहाँ तक हो गया है। ये उड़ीसा का पार्ट हो गया है। इधर बिहार का इतना सा हो गया है, इधर झारखंड इतना भर हो गया है। इधर से ले लो तो ये बांग्लादेश हो गया है पूरा, सॉरी बांग्लादेश नहीं, बंगाल हो गया है। ये आपको बांग्लादेश हो गया है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया है जिसको शिलांग बोलते थे पहले। ये सब यहाँ पर चलता है। अब गुजरात को पहले, अब गुजरात इतना है, ठीक है। बम्बई आपको इतना पर चला गया है, गोवा से थोड़ा सा ऊपर है, गोवा यहाँ पर बच जाता है। राजस्थान सबसे बड़ा सूबा है तो इतना बड़ा सूबा हो जाता है। तो इतने ज्यादा बंटवारे इनमें हुए हैं। तो ये सब अलग बात होती है, क्योंकि आपको ये सब जानना भी जरूरी है। नहीं जानोगे तो जिंदगी में कैसे एक मुकाम पाओगे। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा जान परख लो। तो चलिए अब भाषाई राज्य के बारे में से थोड़ा जान लेते हैं। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। फिर से सुनो, भाषा के आधार पर प्रांत बांटना एक तरह से लोकतंत्र राजनीति के लिए कठिन परीक्षा थी। क्यों? भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू कर दी थी कि हम भैया गणतंत्र के माध्यम से आगे चलेंगे, लोकतंत्र से ही आगे चलेंगे। उसी वक्त से लेकर सन 1919 तक का अगर आप, अब देखो सॉरी 1947 से 2019 तक का बात ले लो, अभी 2023 का बात ले लो, तो 2023 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस विविधता में, इस अवधि में, इतना बड़ा समय काल 75 साल में आए बदलावों को देखकर एक बार की आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक बार देखो तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनके पुराने प्रांत
गायब हो गए हैं, सब खत्म। कई नए प्रांत बन गए हैं, कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए हैं। पहले का कैसा था, आज का देखो अपना ये सब इलाका है, सब अलग अलग बटा हुआ है। बिहार का इतना, झारखंड का इतना, बांग्लादेश, उड़ीसा, हैदराबाद इधर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इधर है, पंजाब है, हरियाणा है, इसको हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल इधर अलग, और कौन बचा, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इधर गोवा, देखो छोटे से गोवा इधर दिख रहा है ना, इधर देख लो, ये बांग्लादेश हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, भूटान अभी जुड़ा नहीं है देश में, लेकिन ये भी एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश। भूटान अब हिंदुस्तान में मिल गया है, पहले नहीं मिला था, लेकिन अब भूटान इधर का ही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी केंद्र का ही चलता है उसमें। अरुणाचल प्रदेश देखो ऊपर दिख रहा है, मिजोरम है, नागालैंड है, और म्यांमार इधर दूसरा देश हो जाता है। तो ये सब आज का नक्शा है। चलिए आगे जानते हैं। नए राज्य को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएंगे। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर किया जाएगा, भूगोल अथवा जाति व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा। जाति व्यवस्था को बोलते थे एथनिसिटी। एथनिसिटी की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया था। सबको अलग अलग बांट दिया गया था। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड में भी जातीय व्यवस्था थी, उधर के सब लोग आदिवासी थे, इसलिए पूरा झारखंड को बांट दिया गया। कब? 1964 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ। और 1938 में देखे तो बिहार और बंगाल बटे थे, 1938 चाहे 1946 के करीब में। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, अगर इतना बांटेंगे तो देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्य का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया कि भैया चलो बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। भाषा के आधार पर हम देश को बांटे हैं राज्य के क्षेत्र में, तो हमारे देश को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से कामयाबी भी मिली है और हमारा देश मजबूत भी हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया है, प्रशासन भी ठीक हो गया है, खराब तो हुआ नहीं है। ये देखो, क्या आप गांव या शहर आजादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा है? अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का नाम था। इससे मतलब समझो कि मेरा घर है, पहले ये कौन से राज्य में था? तो मेरा जहाँ घर है ये दौलतगंज राज्य में पड़ता था। मतलब यहाँ का राजा दौलतगंज हुआ करते थे। दौलतगंज के महाराजा का नाम मुझे याद नहीं है, तो यहाँ का राजा हुआ करते थे। क्या आप 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आज बदल गया है? नाम बदल गया। जैसे देखो, झारखंड बिहार में था, बदल गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में था, बट गया, उसको भी बांट दिया गया। ये गुजरात और राजस्थान एक में था, लेकिन उसको भी बांट दिया गया। पंजाब और हरियाणा एक में था, उसको भी बांट दिया गया। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश एक में थे, उसको भी बांट दिया गया। तो ऐसे हुआ था, अलग अलग क्षेत्र में बटे भी हैं। 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया है। 3 ऐसे राज्य, तो देखो, ये एक राज्य, ठीक है, ये एक राज्य, पहले ये सब एक राज्य हुआ करते थे। बिहार का प्रांत आपको मालूम है, बिहार का इतना बड़ा इलाका, ये सब बिहार टेरिटरी में आता था, और इधर का भी इलाका बिहार टेरिटरी में आता था, जिसको राजधानी पाटलिपुत्र मानते थे। पाटलिपुत्र से ही इतना बड़ा इलाका में चलता था, और बाकी ये सब इलाके भी जो थे ये बिहार के नियंत्रण में ही आते थे। और बाकी आप ऊपर ले लो, ये जितना बड़ा इलाका दिख रहा है ना आपको, सब बिहार में आया करता था। इतना, ये सब इलाका जितना भी है सब बिहार में। देखो, भारत राजनीति, ये सारा चीज बिहार में आया करता था। और यहाँ पर सम्राट अशोक पूरे देश को क्या, विदेश को भी चलाता था।
पूरे विदेश को चलाते थे। चलिए, आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आज मैंने बता दिया, तो आप ये बोल सकते हो जो बिहारी है, बिहारी कम नहीं है, पूरा देश का लोग ही बिहारी है, जो भी बिहारी हैं गर्व से बोलो हम बिहारी हैं, गर्व से बोलो हम बिहारी हैं। काम खत्म। पढ़ाई अलग बात है, समझाना भी अलग बात हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप बेहतर ढंग से कुछ पुरानी बातों को भी सीखो। ऐसे में भाषा नीति, भारत के संघीय ढांचे, चलो भैया भारत नीति के बारे में जब, अरे यार भाषा नीति से फैन खाटन ऊपर गैप दिखा। भाषा नीति, अब भाषा किस तरह बांटा गया, भाषा के तौर पे सरकार किस तरह बांट गई, उसको जानते हैं। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर था। कैसे? हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है कि भैया एक भाषा राष्ट्र भाषा नहीं है। हिंदी को राज्य भाषा माना गया है, हिंदी को राज्य भाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। भारत के 40% लोगों का हिंदी जो है, हिंदी भाषा मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषा के अन्य भाषा के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। जैसे में संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के लिए पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा के परीक्षा देकर किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। जैसे देखो, जिस भाषा के बारे में बताया गया है, तमिलनाडु के लोग अपने भाषा में देते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग अपने भाषा में, मुसलमान अपने भाषा में परीक्षा देता है, बहुत लोग हिंदी में देते हैं, बहुत लोग बंगाली में देते हैं, बहुत लोग मराठी में देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के इनके भाषाएं भी वहां पर चलते हैं। ठीक है, फिर से समझोगे? केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार उसको विकल्प के रूप में चुनना होगा। उस रूप में चुनना होगा कि आप कौन भाषा में परीक्षा दोगे, उसके अनुसार आप उस भाषा में जितने भी संविधान में लिखे गए हैं उतने भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। बहुत लोग हर भाषा में अपना दिया है। जो भी राज्य देख लो आप, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, गोवा का ले लो, महाराष्ट्र ले लो, पंजाब ले लो, पंजाब और हरियाणा में एक ही भाषा चलता है। तो ये सब लोग, बंगाल आ गया इसमें, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये लोग किसी भाषा में, अपने स्थानीय भाषा में ही परीक्षा देते हैं और वही भाषा चुनते हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राज्य भाषा में ही होता है और राज्य का अधिकतर काम उनके राज्य भाषा में होता है। इसलिए भैया ठीक है, चलो खबरों काम करो। श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया कि चलो भैया थोड़ा संभल के काम करो, बहुत देश है, बहुत राज्य है, इसको मिलाना है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। अंग्रेजी का इस्तेमाल 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। और बहुत सारे भाषीय राज्य थे जो उनको अंग्रेजी पता था लेकिन हिंदी नहीं पता था, इसलिए बोले कि अंग्रेजी को जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग के, ये जो इंग्लिश का मांग था, उसके लिए उग्र रूप भी ले लिया गया था कि नहीं, इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश घटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को हिंदी ना है, वो हिंदी ना आता है तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को हिंदी नहीं आता, आप लोग को तमिल नहीं आता, तेलुगु नहीं आता, कन्नड़ नहीं आता, तो अब मैं क्या करूं। इसलिए इंग्लिश को यहाँ पर मान्य किया गया कि चलो भैया राज्य में आपको कोई भी काम करना है इंग्लिश में करो, लेकिन अपने क्षेत्र में अपने भाषा मातृभाषा में ही काम कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर प्रावधान हुआ, तो उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा दिया। उसने कहा कि अंग्रेजी को तो मैंने करूंगा नहीं, तो हिंदी को भी मिला उसमें, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को इसमें लागू कर दिया कि नहीं, राजकीय कामों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों चलेंगे।
अब इस पर सहमति हो गई तो सब विवाद सुलझ गया, उस पर खत्म हो गया। अनेक लोगों का मानना था कि इस संविधान में अंग्रेजी भाषी अभिजन अभिजन क्या होता है, अभिजन को लाभ पहुंचेगा। जो लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोग होते हैं उनको लाभ पहुंचेगा। राज्य भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्य पर भी हिंदी को थोप सकती है। मतलब बढ़ावा देना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि थोप दे उस पे। देखो इंग्लिश का बात हुआ तो सब कोई राजी हो गया, लेकिन हिंदी को जबरदस्ती बढ़ावा देकर थोप दिया जाता है तो दिक्कत होता है। यहाँ पर राज्य काम के लिए यहाँ पर राजकीय काम, उसके लिए बोला गया कि हिंदी इंग्लिश भैया दोनों मान्य है, ठीक है। तो सब लोग राजी हो गए। फिर सरकार बोली कि नहीं, आप लोग आपस में बंटवारा कर लिए, ठीक है, ये जो भी सोचना था सोच लिए, लेकिन व्यापार करना है तो हिंदी को पढ़ाओ ना। तो हिंदी को पढ़ाने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास किया गया। और आज देख लो, कोई भी क्षेत्र में जाओ सब किसी को हिंदी मालूम है, सब कोई हिंदी बोलता है भैया, सबको हिंदी बोलता है। चलिए आगे जानते हैं। जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं, जहां पर लोग कोई और भाषा बोलते हैं, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख मतलब क्या, थोड़ा ढील ढाल दे दिया, उसमें लचीला रुख अपनाया। उसी से हम श्रीलंका जैसे स्थिति में पहुंचने से बच गए। अगर हम थोड़ा सा ढील ढाल नहीं देते, लचीलापन नहीं रखते, तो हम भी श्रीलंका वाले जैसा हो जाते हैं। एक तरफ कोई चिल्लाता हमको सिंगली बोलना है, एक तरफ कोई बोलता हमको तमिल भाषा बोलना है, एक वो बोलता हम अंग्रेजी बोलना है। मरो कटो, तुमको कौन लिया दिया गया है। इसलिए श्रीलंका जैसा स्थिति में नहीं पहुंचे, कारण यही था कि हम लोग किसी पर भी कोई भाषा थोपे नहीं, सबके खुशी से उसी भाषा को लागू कर दिए। अब आगे देखिए, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे हुआ। केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। आज इतने साल से राज्य साथ है, मतलब हम लोग संघवाद शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से ले चल रहे हैं। सत्ता की साझेदारी के संवैधानिक वास्तविकता सत्ता से काट देना, अनु पर गैप भी काट देना। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था और वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। देखो, सत्ता में समझदारी चाहिए, साझेदारी चाहिए, तो आपको संवैधानिक व्यवस्था या वास्तविकता से उसके काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे में ज्यादातर बात निर्भर करता है कि शासक दल के नेता कैसा है, कैसा व्यवस्था चाहता है, कैसा उसका व्यवहार है, उसके अनुसार ही शासन दल आगे अपना कार्य कर सकता है और अनुसरण भी आगे का काम हो सकता है, अनुसरण कर सकता है, मतलब काम कर सकता है। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन हुआ है, जिसको बोलते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस का ही शासन 40 से 50 सालों तक चला। कितना? 50 सालों तक चला। फिर उसके बाद से उतार चढ़ाव आते गए, दूसरा बनते गया, वैसे वैसे अलग अलग प्रमाण उसमें बनते गए, लिखते गए। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वतंत्र संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि राज्य सरकार जो थी, संघीय इकाई के रूप में जो उनको अधिकार मिला था, उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया। इसी के वजह से इतना ज्यादा बंटवारा हुआ। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहती, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। अब देखो, फिर से यहां से देखते हैं। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहती है, केंद्र में अलग और राज्य की अलग सरकार होती है, तो केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। जैसे में समझो, केंद्र सरकार आज पहले कांग्रेस की थी,
तो राज्य में अगर कांग्रेस का राज्य नहीं चल रहा है, कांग्रेस का शासन नहीं है, तो केंद्र सरकार बोलती है गए हटाओ यार, अपना हिले नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ो उसको। तो यही सब नीति था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा भांडन हुआ, इतना ज्यादा लड़ाई हुआ और कई कई राज्य बट गए। इसीलिए केंद्र को बोला जाता है कि राज्य से आपको ज्यादा शक्ति है, आप जो चाहे वो करो, ये सब खाली दुरुपयोग करने का काम करेंगे। जिसके वजह से यहाँ पर देखो फिर से, उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। और केंद्र सरकार मतलब जो कांग्रेस थी उस समय क्या करती थी, विपक्षी दलों को भंग कर देती थी कि भैया तुम्हारा तो खटिया खड़ा कर देंगे, तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, मिल जाओ, नथिया तुमको बर्बाद कर देंगे, जेल में डाल देंगे। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। इसी के वजह से हुआ क्या, इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारे गए, बाकी जितने भी प्रधानमंत्री आज तक बने हैं अकाल मृत्यु हो गई है। सबसे अच्छा काम किए पंडित जवाहरलाल नेहरू किए। देखो यार, भारत के जो भी प्रधानमंत्री बने हैं अपने स्तर से अच्छा ही काम किए हैं, लेकिन जो मुलाजिम हुआ करते हैं, मतलब कौन, उनके साथ रहने वाले हरामी लोग, तो सारी कार्यनीति इन्हीं की होती है, सारा कार्यभार इन्हीं का होता है, जो भी झगड़ा फगड़ा होता है इन्हीं का होता है। इसमें से बताओ प्रेम रतन धन पायो फिल्म कौन देखा है, सब देखे हो ना प्रेम रतन धन पायो। तो प्रेम रतन धन पायो में दो भाइयों में झगड़ा कराने का काम किसका था, वो मैनेजर का था। जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था ना, सिक्योरिटी मैनेजर, उसका काम था। वो क्या करता था कि चेक तो साइन करवा देते थे, वहां पर ले जाएगा कि हमको इतना खर्चा है, और वहां पर जितना भी चेक मिलेगा आपको पैसा लेगा पूरा, लेकिन देगा थोड़ा सा, कहेगा क्या कि यहाँ से तो इतना ही पैसा मिला है भैया, तो बीच में खुन्नस बन जाएगी। इसकी वजह से झगड़ा पैदा हो गया, झगड़ा पैदा हो गया तो भाई भाई में लड़ने लगे, भाई भाई को मारने लगे। फिर बाद में टिप्पणी मतलब आता है उसके बीच में दूसरा सलमान खान का डुप्लीकेट रोल, तो बोलता है नहीं भैया ऐसा ऐसे है, ऐसा ऐसा बात है, ये चूरन खिला रहा है, इसलिए इसको हटाओ, मारो लात, इसको हटाओ यहाँ से, तभी आगे का काम हो सकता है। इसीलिए सॉरी, आज की जो केंद्र सरकार है दलालापन खत्म कर दिया, मतलब दलाली खत्म कर दिया है। जैसे में बीच के श्रेणी में रहने वाले सारे को हटा दिया, भगा दिया यहाँ से। जैसे में समझो पैसा भेजा जाता था पहले पोस्टमैन से, चाहे किसी मुखिया से, चाहे वार्ड से, चाहे कोई विधायक से, लेकिन आज अकाउंट खोलो, अकाउंट नंबर उसके पास है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आता है। ना दलाल, ना दल्ला, ना बेहुदा, ना प्रॉपर्टी डीलर, ना डीलर, किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सेवा मिलती है। इसीलिए आजकल चूलाचारी खत्म हुआ है, आजकल धोखाधड़ी खत्म हुआ है। पहले प्रधानमंत्री को गोली मार दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री को छूक दिखावे आंख में गोली मार देगा सब। जो एनएसजी कमांडो है ना, गोली से छल्ली छल्ली कर देगा। वो कमांडो 180 लोगों को मार सकता है, तो पूरे बटालियन आ जाए ना तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अकेले बापू हैं बापू सबके। तो चलिए आगे देखते हैं। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था, कि गठबंधन शुरुआत इसी से होना चालू हुआ। उसको बर्बाद कर देंगे तो उसके साथ मिलो, नहीं तो उसको बर्बाद करो, और मिलोगे तो वही गठबंधन हो जाता है। तो गठबंधन सरकार हो गई। अब देखो, दो से ज्यादा पार्टी अगर मिलती है तो उसको महागठबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महागठबंधन। कैसे? बिहार का एग्जांपल ले लेते हैं। नीतीश कुमार का पार्टी, लालू यादव का पार्टी और कांग्रेस, तीनों मिल गई तो हो गई महागठबंधन। बीजेपी अकेला आया और पूरा जीत कर चला गया, इन लोगों को चट्टी चटा गया। तो भैया तुम टट्टी खाओ, तुम उसके ज्यादा औकात नहीं रखते। चलो आगे। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राजकीय पार्टी को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। अलग अलग सरकार को मिलाकर, अलग अलग पार्टी को मिलाकर एक गठबंधन सरकार बना। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वतंत्रता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी कि भैया अब थोड़ा दूसरे ढंग से आगे की संस्कृति को निभाते हैं। कैसे में समझो, इससे सत्ता में साझेदारी के लिए राज्य सरकारों के बीच में अलग प्रकार की संस्कृति बन गई।
जैसे मैं आपका 10 गो मेरा 10 गो, चलो भैया अपना अलग पार्टी बना लेते हैं, ऐसे। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा फैसला दिया। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। इस प्रकार राज्य संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। फिर से सुनो इसको, ठीक है। इस फैसले के कारण राज्य सरकार मनमाने ढंग से काम करते थे, उससे भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब मनमाने ढंग से कोई भी राज्य कुछ नहीं कर सकता है। इस फैसले के कारण काट देना, जो पहले बोले ना, इस फैसले के कारण वहां से काटना और पूरा गैप को रफा चट बना दो। इस फैसले के कारण, ये जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब केंद्र सरकार राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया था। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद, आज देख लो तो इसी प्रकार संघीय व्यवस्था जो चल रही है, सत्ता की साझेदारी, जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा है, सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी हो गए। जिसके वजह से जैसे ये कानून पास हुआ, तो पहले देखो एक कानून, एक देश एक चुनाव होता था, एक ही दिन में चुनाव खत्म, मतलब एक बार चुनाव होता था, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबका एक बार में, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं होता है, सांसद और विधायक दो का चुनाव होता है, ठीक है। सांसद, विधायक और उसके बाद से आते हैं नगर पालिका लोग, तो इन सबका चुनाव एक ही दिन हो जाता था। जो भी क्षेत्र में होगा एक ही दिन उसका काम भाग खत्म, सब एक ही दिन करके निपटा देना है। लेकिन बाद में जब कानून लागू हुआ तो राज्य अपने अपने दिशा में बढ़ने लगे। तो किसी का मुख्यमंत्री मर गया, किसी का गोली मार कर मर्डर हो गया, चाहे कोई किसी कारण से मर गया, तो फिर से चुनाव हो जाता था, नहीं तो पार्टी मिलकर कुछ और बना लेती थी। ये सब चलता रहता था, जिसके वजह से आज सारा इलेक्शन अलग अलग हो गया है। आप 9th क्लास में पढ़े हो तो आपको मालूम होगा कि 30,000 करोड़ रुपया लगता है केवल चुनाव करवाने में। हर बार जितना बार चुनाव होगा 30,000 करोड़ रुपया लगता है चुनाव करवाने में, और 90,000 करोड़ एक पार्टी खर्चा करती है चुनाव प्रचार में। तो सबसे बड़ा काला धन कौन जमा कर रहा है? सरकार जमा कर रही है। ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि आप आओ सत्ता में, आप आगे बढ़ो, लेकिन आपको तो गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिलेगी तो ना करोगे। चलो उसको छोड़ो, ये देखो इंदिरा गांधी जैसे जी लग रही हैं। चलो, राज्य कुछ और शक्तियों की मांग कर रहे हैं। राज्य की शक्तियां, ये लोग राज्य है केरल, मद्रास, जिसको आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, क्या है, ओडिशा है, बंगाल है, बिहार है। दो दो पावर दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, भीख मांग रहे हैं, देख लो यहाँ पे। और इधर केंद्र सरकार बोल रहे हैं ये लो एक करछुल ले लो, तुम एक खिचड़ी ले लो, हाँ मेरा चलेगा, तुम एक खिचड़ी ले लो, बचेगा तो हम चट्टा चट कर जाएंगे। तो ये इन लोगों का इसमें अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं। यहाँ पर देखो गठबंधन सरकार जब होती थी तो इस तरह सत्ता पाने के लिए सबके साथ मिलकर अपना कार्यभार संभालते थे। लेकिन कमल का हाथ में रहना ये कुछ शोभा नहीं देता, क्योंकि उस समय तो बीजेपी इतना अंतिम छोर पे थी नहीं, उस समय बीजेपी को इतना महत्व मिलता नहीं था। लेकिन बीजेपी सबको साथ लेकर चलना चाहती थी, क्योंकि गांधीवादी थी यार। अजीत नीनन इंडिया टुडे बुक और कार्टून, अच्छा ये कार्टून बनाए। यह अंकित दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्य के बीच का संबंध दिखाया गया है। कैसा चल रहा है, क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियां दे दो। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट करेगा। अगले भाग में हम पढ़ेंगे भारत की भाषाई विविधता, जानेंगे कि कौन से क्षेत्र में कितना अनुपात है भाषा बोलने का, ठीक है।
इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट नहीं करना, हमसे संपर्क करना है तो indrajit@gmail.com पर भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, मेरा मेल दिया गया है, आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में आप संपर्क कर सकते हैं।